आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिडिन के स्ट्रक्चर की। प्रिडिन एक हेक्सा मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है नाइट्रोजन का, और ये स्ट्रक्चर स्टेब्लिश किया गया है कुछ फैक्ट के बेसिस पर। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C5H5N है, जो कि एनालिटिकल और मॉलिक्यूलर वेट डाटा एनालिसिस से स्टेब्लिश किया गया है। वहीं नाइट्रोजन के बिहेवियर की बात करें प्रिडिन में, तो ये वीक बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जो आसानी से अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ये एसिड से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, प्रिडिन से रिएक्ट करके पाइरिडोनियम क्लोराइड बना रहा है। वहीं अगर इसके क्वाटरनरी साल्ट की बात करें, तो ये टर्शरी बेस की तरह बिहेव करता है। एल्काइल हैलाइड के साथ अगर प्रिडिन की रिएक्शन कराई जाए तो ये क्वाटरनरी टाइप साल्ट बनाता है, जिस तरीके से टर्शरी बेस बनाती है। यहाँ पे हमने एल्काइल आयोडाइड के साथ प्रिडिन की रिएक्शन कराई है और हमें एन एल्काइल पाइरिडोनियम आयोडाइड मिल गया है। और ये दोनों ऑब्जर्वेशन ये प्रूव करती हैं कि जो प्रिडिन के पास नाइट्रोजन है वो वीक बेस की तरह बिहेव करता है, और नाइट्रोजन प्रिडिन के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट है जैसे एक टर्शरी बेस होती है। वहीं टर्शरी बेस की जो कंफर्मेशन है प्रिडिन की नाइट्रिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन न देने के ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हो जाती है, क्योंकि टर्शरी अमीन भी नाइट्रिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देता। इस ऑब्जर्वेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये टर्शरी अमीन टाइप कंपाउंड स्ट्रक्चर रखता है। आइए बात करते हैं कार्बन स्केलेटन के बिहेवियर की। कार्बन स्केलेटन प्रिडिन के केस में बिल्कुल ऐसे ही बिहेवियर रखता है जैसे बेंजीन शो करती है। बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती, हेलोजन के साथ बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्टेबिलिटी शो करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है। ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देती थी बेंजीन, और हाइड्रोक्साइल और अमीन डेरिवेटिव फिनॉल और अमीन का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ प्रिडिन के केस में सिमिलर मिलेगा। तो जिस तरीके से बेंजीन ये सारी ऑब्जर्वेशन शो करती थी, उसी तरीके से प्रिडिन भी ये सारी ऑब्जर्वेशन शो करता है। ये भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता हेलोजन के साथ। प्रिडिन भी बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी शो करती है। वहीं प्रिडिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आसानी से दे देती है। अगर साइड चेन डेरिवेटिव की बात करें तो ऑक्सीडेशन के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बेंजीन के साइड चेन डेरिवेटिव ऑक्सीडेशन के बाद बेंजोइक एसिड देते हैं। हाइड्रोक्साइल और अमीनो डेरिवेटिव प्रिडिन के बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे एनिलीन और फिनॉल बिहेव करता है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कॉर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रिडिन का बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रपोज किया जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कोकिले ने प्रेजेंट किया था। कोकिले ने साइक्लिक हेक्साट्राइन की बात करी थी। ऐसे ही कॉर्नर ने प्रिडिन के अंदर 3 डबल बॉन्ड दिखाए हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जैसा कोकिले ने बेंजीन के केस में प्रेजेंट किया था, हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर को कॉर्नर ने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ प्रेजेंट किया था। जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं प्रिडिन का, तो हमें पाइपराडिन मिल जाती है, जैसा आप रिएक्शन में देख रहे हैं। इस रिएक्शन से ये पता लग जाता है कि प्रिडिन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो कि कॉर्नर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ऑब्जर्वेशन है पेंटामिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हीट करने पर हमें पाइपराडिन डेरिवेटिव मिलता है, और इस पाइपराडिन डेरिवेटिव को अगर हम डीहाइड्रोजनेट कर दें प्लेडेनियम और कार्बन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये प्रिडिन देता है। और ये इस ऑब्जर्वेशन भी इस बात को सपोर्ट करती है कि प्रिडिन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। वहीं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की एनालिसिस जब की गई तो ये पाया गया कि ये 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अल्फा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो अल्फा डेरिवेटिव मिलेगा, बीटा डेरिवेटिव मिलेगा। वहीं गामा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो गामा डेरिवेटिव मिलता है। तो ये 3 आइसोमर हमें किसी भी रिस्पेक्टिव
सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के प्रिडिंग के केस में मिलते हैं, जो कि कॉर्नर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। वहीं कॉर्नर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिन बातों को बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कि कोकेले ने इनिशियल फेज में दिया था नहीं कर पाता था। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ये रेजिस्टेंस शो करता है एडिशन रिएक्शन के लिए। ये बात कॉर्नर का स्ट्रक्चर नहीं बता पाया कि ये एडिशन रिएक्शन के लिए रेजिस्टेंस क्यों शो करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ये आसानी से देता है, जबकि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको एडिशन रिएक्शन ज़्यादा आसानी से देनी चाहिए, मगर ये एडिशन रिएक्शन ज़्यादा आसानी से नहीं देता। क्लोरीन और हैलोजन के साथ तो एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है। वहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है। ये चीज़ें कॉर्नर के स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं करी। वहीं ये ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी स्टेबिलिटी शो करता है। अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन आसानी से होना चाहिए, जबकि ये ऑक्सीडेशन तो आसानी से देता ही नहीं है। तो ये 3-4 ऑब्जर्वेशन हैं जो कॉर्नर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिस तरीके से बेंजीन का कोकेले स्ट्रक्चर इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करता था। कोकेले ने बाद में चल के बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर प्रपोज किए, जिसमें उसने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग है, और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन इसलिए अलग अलग है क्योंकि ये जो 3 डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं और इनके बीच में डीलोकलाइजेशन होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आगे चल के जब स्टडी हुई तो ये पता लगा कि ये जो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन इन बॉन्ड के बीच में होता है, इसकी वजह से बेंजीन में कभी भी प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं ऑब्जर्व किए गए। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो इंटरमीडिएट होगा सिंगल और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के, और ये डीलोकलाइजेशन बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है, ऑक्सीडेशन के लिए स्टेबिलिटी शो करता है। और यही नींव डली रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से ये सारी ऑब्जर्वेशन वहां हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे प्रिडिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किए गए, और ये कहा गया यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो आपस में डीलोकलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखता है। सिंगल और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बीच वाला जो बॉन्ड है वैसे कैरेक्टर होते हैं, और कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी इसको स्टेबलाइज करती है। प्रिडिंग के केस में जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 125 किलो जूल पर मोल है, जो कि प्रिडिंग की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये ना तो एडिशन रिएक्शन देता है और ये स्टेबिलिटी शो करता है ऑक्सीडेशन के लिए, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से जाती है। यहाँ हमने प्रिडिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं पहला और 5वां स्ट्रक्चर जो कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, जो कि प्रिडिंग की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वहीं 3 चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर हैं, यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है रेजोनेटिंग हाइब्रिड के, मगर ओवरऑल ये सारे स्ट्रक्चर प्रिडिंग की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाली ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं प्रिडिंग के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की। कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में ये कार्बन यहाँ मौजूद है। वहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन के केस में भी देखने को मिलेगी, मगर यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में होगी और लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में दिखाई देगा। वहीं ये दोनों एटम 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट रखते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फार्मूला है, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का प्लेन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के जरिए बन रहा है। वहीं एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिट हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में रिजाइड करता है, और pz ऑर्बिट साइडवाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड प्लेन बनाती है। ये सैंडविच स्ट्रक्चर है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड
पाई बॉन्ड के प्लेन के बीच में सैंडविच की तरह मौजूद है। एक पाई बॉन्ड का क्लाउड अबव द प्लेन है, एक पाई बॉन्ड का क्लाउड बिलो द प्लेन है, और सिग्मा बॉन्ड का प्लेन इन दोनों प्लेन के बीच में आ जाता है और ये एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये बात थी स्ट्रक्चर की प्रिडिंग के केस में कि किस तरीके से हम प्रिडिंग के स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिडिंग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की।